नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो भाषा अपोजिशन के लीडर्स बोल रहे हैं वही भाषा फिर पाकिस्तान बोलता है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में फिर उसको लेके एक नैरेटिव क्रिएट करता है। जब ये बात सच हो गई है कि कुछ लोग जो है रेडिकलिज्म होने के बाद किस तरह से भारत को खतरा पैदा कर रहे हैं, उसको ना मानते हुए अलग-अलग नेताओं ने जो बयान दिए हैं, वो सोचने लायक है। पहली तो बात ये है कि क्या इस समय जब भारत एक कठिन समय से गुज़र रहा है, तो ऐसे बयान देना कितना योग्य है? तो आज हम इसी को लेकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारे बीच आज फिर से उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी जी, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और सर का जितना नॉलेज है वो इस बात को लेके ज़रूर आपके साथ चर्चा करेंगे। सर पहला ये है कि अबू आज़मी जो है नेता, उन्होंने कहा है कि उनके समुदाय के कुछ लोगों के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो इस तरह का बॉम्ब ब्लास्ट होगा ही। आपको नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए ये जो इस तरह की जो टिप्पणी है, जो अब कुछ लोग कर रहे हैं, तो मैं तो इनको इसमें चाहे कुछ इंटेलेक्चुअल भी हैं, चाहे इसमें पॉलिटिशियन भी, तो ये सभी लोग जो है एक तरह से जो अ, इनकी जो आइडियोलॉजी है, मैं उनको कहीं न कहीं यही मानता हूँ कि वो इस तरह से डिफेक्टिव हो चुकी है। हालाँकि इस मॉडर्न एज में और इस टेक्नोलॉजी के एज में सभी लोग इनको पहचानने लग गए हैं कि ये कौन लोग हैं। लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और ये एक तरह से जो टीम बी के रूप में जो काम करते हैं इनके सपोर्ट में, क्योंकि अब सभी लोग ये इनके फ़ेवर में इंटेलेक्चुअल और इंडियन पॉलिटिशियनों का जो बयान आने लगा है, उसमें यही बात देखने में आ रही है कि वो ये कह रहे हैं और अच्छा उसमें नई बात और वो निकाल के ला रहे हैं कि जो पुराने जो ब्लास्ट हुए उनमें कौन-कौन हमारे निर्दोष जो लोग थे उनको पकड़ा गया और उनमें ट्रायल में कोई प्रूफ नहीं हो पाया, उनको जो है जो प्रॉपर सेंटेंस भी नहीं मिल पाई और हाई कोर्ट बाद में कह रहा है इस बात को। असल बात में इस सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए और हमारी पुलिस के लिए इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इस तरह के केसों में कि हर बार उन्हें एक तो सटीक रणनीति अपनानी पड़ती है, उन्हें सारी चीज़ों को इंटरकनेक्टेड करना पड़ता है क्योंकि एट द एंड जब कोर्ट में मैटर आता है तो वो सारी चीज़ें जब तक उस ट्रायल का जब पार्ट बनती हैं, तो उसके बाद उन सारी चीज़ों को प्रूव करना ये तो उनके लिए चुनौती रहती है। लेकिन ऐसे जो लोग जो बीच में ही शुरू से ही इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इट्स अ एक्ट ऑफ टेरर अगेंस्ट इंडिया। वो इस बात को भूल जाते हैं, चाहे वो अब अ, जाँच तो इन लोगों की भी होनी चाहिए कि इन लोगों के पास कहाँ से इस तरह का करेज आता है कि ये इस बात को कह रहे हैं। तो इन सभी लोगों की भी जाँचें होनी चाहिए कि आखिर इनके किन लोगों से इस तरह से कनेक्शन है या इन लोगों के पास क्या क्या उसका इनको क्योंकि बिना बेनिफिट के तो कोई इस तरह की बातें बोल नहीं सकता है। तो इनको क्या कोई पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है या किस तरह से क्योंकि अब जिस तरह से जो लास्ट में ये जो कई जो घटनाएँ हो रही हैं, इनमें लगातार जिस तरह से कट्टरपंथ से जुड़े हुए जो भी मौलाना हैं या मौलवी हैं जैसे अभी मौलवी इरफान एंड ही वाज़ अरेस्टेड फ्रॉम शोपियाँ, जम्मू कश्मीर तो और उससे ये जो भी कनेक्टेड लोग हैं, चाहे फरीदाबाद के हैं और इसमें जो मुज़म्मिल और ये जितने भी डॉक्टर्स हैं पाँचों ये सभी एक तरह से तो ये जितने भी इस तरह से कट्टरपंथ से स्पेशली जो जुड़े ये मौलाना हैं, ये तो ऑल दीज़ पीपल आर डॉक्ट्राइंड ऑफ दीज़ पॉइज़नस आइडियोलॉजी इन द पीपल ऑफ यूथ। तो अब इस बात में देखना यही है कि हमें इन सभी को इंटरकनेक्टेड भी करना है और इस तरह के इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिशियन जो फेवर में बोलने लगे हैं, इन सभी को भी एक जाँच के दायरे में निश्चित रूप से लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो योगी जी इस बारे में विशेष रूप से इस बात को कहते हैं कि जो लोग
सरकारी योजनाओं को का फ़ायदा लेने में जो सबसे आगे खड़े होते हैं, और वहाँ से अगर वो किसी भी रूप में इस तरह के लोगों का सहयोग या सपोर्ट करेंगे, तो उनको हम निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि मतलब उनको फिर छोड़ा जाएगा। तो इस मामले में, और अब बाकी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो किस तरह से इन चीज़ों को करती हैं, क्योंकि इस समय ये उनके लिए धैर्य की और बड़े सूझबूझ से काम करने की बारी है। और इसमें निश्चित रूप से एक कड़ा एक्शन जो है वो आगे होगा ही, क्योंकि क्योंकि चाहे ये लोग कुछ भी हों, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सभी लोग इस बात के बारे में कह चुके हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश में तो अभी हाल-फिलहाल में कई जिस तरह से लगातार छापेमारियाँ चल रही हैं, तो वो तो मुख्यमंत्री जी का एक एक जो विज़न है, उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से दिखाता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के गृह गृह राज्य को तो किसी भी रूप में इन लोगों का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं बनने दिया जाएगा। यस सर। सर दूसरी बात तो ये अत्याचार किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? सारी गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ ये उठाते हैं, एजुकेशन या फिर खाने का सामान या अलग-अलग प्रोग्राम, तो ये सबसे पहले आते हैं सर, इनके पास पेपर्स भी सारे होते हैं। इसके बावजूद इस तरह का जब बयान आता है तो कि अत्याचार हो रहा है, तो ये बहुत हास्यास्पद है सर। देखिए, किसी पे अत्याचार, और ये देखिए, इसमें तो मैं यही कह सकता हूँ, एजुकेशन एंड पॉवर्टी इज़ देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन ऑल दीज़ थिंग्स विद टेररिज्म। क्योंकि अब इसमें जो भी स्टूडेंट आए हैं, दे ऑल आर हैविंग अ वेल सेटल्ड education and well settled there, all are having a well settled family also। तो ऐसा नहीं है कि कोई एजुकेशन से फ़र्क पड़ रहा है, तो और सभी लोग मतलब हाई एकदम जो प्रोफ़ेशनल जो एजुकेशन कोर्सेज़ हैं, दे ऑल आर डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स। और जहाँ तक पैसे की बात है, तो सभी अच्छे घरों से नहीं हैं। तो अ, अब ये कह देना कि उन पे अत्याचार हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो बेकार हैं। भारत में जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज को जो भी इस तरह से मौका मिल रहा है, और उसके बावजूद भी अगर कोई लोग कोई इस बात को कहें, तो ये तो बहुत गलत है। ये सर। सर और एक बहुत बड़े महान नेता है साउथ के, उन्होंने ये हुँ। बात कही है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो 10 तारीख को हुआ और 11 तारीख को बिहार में इलेक्शंस है। तो उन्होंने सीधा, शर्म नहीं आती सर इन लोगों को, 8-9 लोग मरे हैं और ये लोग इलेक्शंस के साथ इसको जोड़ रहे हैं। हाँ, उसमें हाँ, वो तमिलनाडु जो जो भी ये पॉलिटिशियन हैं, ये कह रहे थे कि व्हाई डिड इट हैपन ऑन बिहार इवनिंग इलेक्शन। तो अब इस तरह की टिप्पणियों में तो कई बार मतलब दुःख क्या, इसमें तो गुस्सा ही आता है कि ये लोग किस तरह से इंडिया की डेमोक्रेसी को एक मतलब क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसी वजह से जब अ, हमारे संघ परिवार की ओर से या फिर अलग-अलग हिंदू संगठनों की तरफ से जब मैसेज फिर आता है कि आपकी जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, और अगर आपकी जो भागीदारी है अगर वो कम होगी, तो आपकी डेमोक्रेसी ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो ये वोट बैंक के लालची जिस तरह से पॉलिटिशियन है, वो आपके अगेंस्ट ही इस तरह के बयान देने लग जाएँगे, तो आप किस तरह से अपनी ही कंट्री में अपने आप को किस तरह से सर्वाइव कराएँगे? जी सर। और मतलब इन लोगों ने मतलब हर इंस्टीट्यूशन को और हर उसको मतलब दे आर ट्राइंग टू सेक्युलर ऑल ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशंस की नहीं, आप इस कोर्स को करें तो इसमें कहीं कोई भी इस तरह की चीज़ें ना करें। हिस्ट्री को इसी तरह से उन्होंने कर दिया। मतलब तो इस तरह के पॉलिटिशियन जो हैं कि अब इनके बारे में तो ये है कि ये तो हमारे भारत देश के एक तरह से मैं तो इनको उसी शत्रु वाली कैटेगरी में ही रखता हूँ, जो और तुरंत बीच में से निकल के आते हैं, और इस तरह से इन सभी की तो जाँचें होनी चाहिए। कि ये और इन पे सिक्योरिटी एजेंसियों को नज़र रखनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो उसी समय आके ये निकलते हैं और फिर अपनी बातें रखते हैं, और इस तरह से पूरी जनता को गुमराह करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को गुमराह करते हैं, क्योंकि इन सभी से हमारी सुरक्षा एजेंसियों का फिर मनोबल कमज़ोर होता है। उन्हें उन्हें ये लगता है कि कहीं इस तरह से कि किस तरह से हमें क क्योंकि उनके काम में किसी भी तरह का व्यवधान ख़ास करके नहीं पड़ना चाहिए।
और प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से उनको इस समय एक फ्री हाई हैंड दिया है। तो इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए कम से कम ऐसे लोगों पे भी नज़र रखने का जो एक तंत्र निश्चित रूप से बनना चाहिए, जिससे कि इन लोगों पे भी नज़र रखी जा सके कि ये कौन-कौन लोग हैं जो भारत में रहकर और भारत के खिलाफ भी ऐसे ऐसे संवेदनशील मौके पर भी बयानबाज़ी करने से पीछे नहीं हटते। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। मुझे जब ये बात मालूम पड़ रही थी, मैं पढ़ रही थी सर, आसाम के चीफ मिनिस्टर ने सर तुरंत एक्शन लिया ऐसे लोगों के खिलाफ जो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इस तरह की कुछ बातें कर रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं या फिर फेसबुक पे कमेंट लिख रहे हैं। तो ये शायद ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी असम के मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया था। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, तभी जाके ये कुछ लोग जो है ना सर सुधरेंगे। अदरवाइज़ ये लोग हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे आपको भी पता है कि ये इनके ही स्टेटमेंट्स लेके फिर पाकिस्तान में नैरेटिव चलता है और फिर पूरे दुनिया में वो एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो ये एक नैरेटिव वॉर हमको भी खेलना पड़ेगा अभी इनके खिलाफ कि कैसे ये लोग भारत के खिलाफ ही बोल रहे हैं एक तरह से। देखिए, ये जो इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स की परिभाषा में रखते हैं, इन्होंने इंटेलेक्चुअल की को भी एक तरह से एक अजीब शब्द बना दिया है। और पॉलिटिशियनों से भी जो पिछले लंबे समय से जो नफरत होने लगी है, वो इसी वजह से होने लगी है क्योंकि ये किसी भी मुद्दे को की गंभीरता को नहीं समझते हैं। हुँ। तो अब इतने जहाँ पर आपकी मतलब आपकी जान को खतरा हो रहा है, जहाँ पे लोग इतना डर रहे हैं, इतने थ्रेट में आ रहे हैं और उसके बाद इस तरह के लोग आके क्योंकि ये क्या है स्लोली एक तो टेररिस्ट हैं वो डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं और ये लोग जो मतलब स्लो एक्टिविटी में जो रेडिकलाइज़ करते हैं फिर लोगों के दिमाग को उसके बाद क्योंकि चाहे क्योंकि उसके बाद एक पूरा जो पैटर्न होता है वो सोसाइटी का एकदम बिगड़ जाता है। उनके उनके मूड पे जिस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ भी कोई एक्शन हो नहीं पाता है। यस। ये ये उस आवरण में छिपे रहते हैं। तो इन 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 सभी के लिए क्योंकि इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी तो इस बात को स्पष्ट कह चुके हैं कि हमारा जो चिंतन है वैदिक रहे, सभी के कल्याण का रहे, लेकिन जो हमारे देश को तोड़ने की का साजिशें जो रच रहे हैं, इनके खिलाफ ज़रूर एक्शन होना चाहिए। ये सर। ये सर अभी जब पीएफआई का हमने देखा है, उनका जो विज़न है 2047 वो तो पूरे भारत को जिस जिस तरह से करना चाह रहे हैं, तो ये एक बड़ी गंभीर चिंता की बात है। सर दूसरी बात सर अभी जैसे कि ये इनकी बयानबाज़ी हो रही है, तो अब दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं या कुछ लोग जो है, वो एक तरह से अब विक्टिम कार्ड खेलने लग गए कि हमको तो पता ही नहीं था, वो ऐसा नहीं था, पता नहीं क्या हो गया या फिर वो डॉक्टर शाहीना, वो उसके बारे में भी जो आ रहा है। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये पहले तो इस तरह की घटनाएँ करते हैं और बाद में अपने आप को निर्दोष बताने के लिए इस तरह का एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं यही कह सकते हैं कि वी आर बीटिंग अराउंड द बुश क्योंकि जो ये जो लोग जो हैं जितने भी इनका सीधा-सा क्लियर सा एजेंडा है कि भारत में मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन किया जाए। क्योंकि इसमें एक मौलवी जो है वो इस तरह से आया है कि वो जो मंदिर का जो प्रसाद है उसमें मतलब जहर हाँ, मतलब पॉइज़न तक मिलाने की साजिश थी। साजिश साजिश थी और जो और अ, ये चाहे डॉक्टर्स हैं, ये भी अलग-अलग लेवल पे केमिकल वेपन तैयार करने की इनकी साजिश थी। तो ये जो लोग हैं अ, इनके इस लेवल को समझना तो बड़ा ही मैं समझ सकता हूँ कि कहाँ तक ये सोच रहे हैं और हमारे भारत के जो मासूम लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि इन लोगों की कहाँ तक किस लेवल तक की रणनीति है। अगर एक बार भी अ, ये लोग सफल हो गए तो भारत देश में निश्चित रूप से ही वो आगे बहुत बहुत नुकसान की स्थिति रहेगी। तो इन लोगों पे को तो अब ये चीज़ें व्हाइट कॉलर का जो क्राइम है इनका, अब ये पकड़ में आया है तो निश्चित रूप से
एक कड़ा एक्शन इन सभी के खिलाफ, इन सभी के साथ होना चाहिए, और जो भी इनके सपोर्ट में बयानबाजी कर रहे हैं, उनका भी नाम निश्चित रूप से एफआईआर में रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी एक तरह से इनके सपोर्टर ही हैं। रिकॉर्ड में आते तो हैं। ये भी निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियों को इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यस। सर, आप जैसे बता रहे हैं कि इनके खिलाफ जो पकड़े गए कड़ी कार्रवाई होगी या फिर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, लेकिन सर आप खुद एक लॉयर है, इतनी बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है कि हम फिर है ना ऐसा लगता है कि अरे इनको तो तुरंत ही अभी कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए। जैसे हमने देखा सर कसाब का कितना लंबा चला सर कोर्ट ट्रायल, हमने कितने करोड़ों रुपए की उनको बिरयानी खिलाई उसको। तो ये कहीं न कहीं सर होना चाहिए कि ऐसे जो लोग पकड़े जाते हैं उनको तुरंत पनिशमेंट हो जाए। हाँ, देखिए जो अब ये भारत का जो लॉ, जो भी ये लीगल पैटर्न है, अब इसमें तो अ, वो तो गवर्नमेंट आगे किस तरह से इसको फास्ट कर सकती है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले अ, जब जो नालसा का प्रोग्राम हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और सभी जजेस भी थे। तो इस बात को वहां पर भी हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर मेघवाल जी ने भी इस बात को रेखांकित किया कि किस तरह से हम फास्ट जो है उस लीगल प्रोसेस को करें और किस तरह से चीजें सुधरें। हमारे प्रधानमंत्री जी की ने भी इस बात को कहा कि हम और कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ही इसमें ये चीजें पहले से प्रयास होने का हमें देखने को ही मिल रहा है कि ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जो पहले केस लगभग 20-20 सालों तक चल रहे थे, उनका अ, समय घटकर काफी कम हुआ है। हालांकि उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बहुत ज्यादा सुधार के काबिल हो, लेकिन प्रयास उसमें सभी का हो रहा है। और कई अभी एक कर्नाटक की भी मैं एक वीडियो न्यूज में आ रही थी, उसमें एक हमारा टेररिस्ट ये कोई जिस टेररिज्म की घटना में जो पकड़ा गया है, वो मोबाइल चला रहा था और वीडियो उसका वायरल हुआ, और उसके बाद वहाँ के प्रिजन के जो भी वहाँ के ऑफिसर हैं उनको सस्पेंड किया गया, एक को बर्खास्त भी किया गया। तो इंडिया की जेलों में फिर इनको पैसे के बल पे जो फैसिलिटी मिलने लग जाती है, तो वो एक तरह से कई बार क्या है कि वो मतलब उससे मतलब जो भी पेट्रोलिज्म के जो भी लोग हैं, उनको एक बड़ी निराशा होती है कि किस तरह से ये तो इनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये तो जेल में आराम से रह रहे हैं, वहां पे ये हमारे देश के टैक्स पेयर के पैसे से यहाँ का खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अलग से फैसिलिटी लेनी है तो जेल के अधिकारियों को घूस खिला के वो फैसिलिटी ले रहे हैं। तो इन इनके ट्रायल के लिए किस तरह से एक स्पेशल ट्रायल जो इस तरह की टेररिज्म और इंडिया के अगेंस्ट की जो घटनाओं में इन्वॉल्व हैं, इनके लिए तो एक सेपरेट कोर्ट की भी व्यवस्था करके और उनको फास्ट स्पीड पे उनको करके और सजा जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि अभी तक तो भारत का यही सिस्टम है कि अ, भाई चाहे कोई भी कैदी है उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, तो उसमें कितना जल्दी इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आम जनता जो चाहती है कि जल्दी से जल्दी इनको सजा मिल सके, वो निश्चित रूप से मिले। यस। सर अंत में सर और एक बात है सर, ये ब्लास्ट होने के बाद कल दिल्ली में सर कैंडल मार्च निकाला गया कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, हम ऐसे नहीं हैं। तो ये इसका क्या मतलब है सर? मतलब क्या इससे क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? कैंडल मार्च निकाल के कोई समाधान नहीं निकले वाला है। देखिए इस मामले में तो मैं फिर मुख्यमंत्री जी योगी जी के बयान का स्वागत करता हूँ, जब वो कहते हैं कि ये जितने भी पुराने ओल्ड मदरसा मॉडल जो है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज, वो ये जो कहते हैं, और ये इन सभी को हमें चेंज करना होगा, इनके इनका और जो असम की सरकार ने भी यही किया, उन्होंने भी पुराने जितने भी मदरसा जो थे उनमें एक न्यू पैटर्न पर अपने जो स्कूल हैं जो उनको उन्होंने स्टेब्लिश किया। चूंकि हमें ये बात निश्चित रूप से देखनी चाहिए कि कुछ फ्रेजेस जो ऐसी हैं जो कि हिंदुओं के खिलाफ या किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ कहीं से
जो बच्चों के और युवाओं के दिमाग में जो डाली जा रही हैं, और उसके बाद उनसे ही प्रभावित होकर कुछ लोग इस लेवल तक आते हैं। तो अब क्या, क्योंकि विचारों के बाद ही आप कुछ अच्छा बेहतर सोच सकते हैं। जब तक आपके विचार नहीं बदले जाएँगे तब तक नहीं। तो ये टेररिज़्म जहाँ जहाँ से भी, जिन भी कंट्री से या जो भी लोग जहाँ पर भी इनको खाद, पानी, हवा मिलता है, तो अ, उन वहाँ पर भी कौन लोग हैं, क्योंकि इस मामले में हमारी जो भी चाहे मिनि जो भी फॉरेन मिनिस्ट्री है, या हमारे जो रॉ की एजेंसीज़ हैं, वो जितना और अच्छे से अच्छा बेहतर तालमेल बनाते हुए, एक-दूसरे का सपोर्ट करते हुए, अधिकारी आपस के ईगो को कम करते हुए और अ भारत के लिए काम करें, वो ज़्यादा यही उनसे एक उम्मीद लगाई जा सकती है, जिससे कि अ, अच्छे से अच्छे, क्योंकि भारत के चारों तरफ लगता है कि जो जिस तरह से शत्रु के रूप में, और ये जो बिहेवियर है, और ख़ास करके जो कुछ संगठन चाहे ये इसमें चाहे जैश-ए-मोहम्मद हो, चाहे अंसार गज़ावत उल हिंद, चाहे चाहे ये नए-नए पैटर्न के ऊपर नाम रखते हैं, चाहे इंडिया में भी जो भी इस तरह के संगठन हैं, जो ये चल रहे हैं, तो इन सभी के ऊपर एक पैनी नज़र रखते हुए और कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सभी थोड़ा-सा ऑफ़िशियलों को थोड़ा काम तो निश्चित रूप से ही अधिक करना होगा, क्योंकि ज़िम्मेदारी लास्ट में उन्हीं पे आती है। और इस मामले में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत स्पष्टता से, दृढ़तापूर्वक इस बात को अपने विज़न को भी निश्चित रूप से बता ही चुके हैं, और आगे अब ये अधिकारियों को समझना होगा कि किस तरह से और बेहतर से बेहतर जो है वो देश के लिए काम करें। यस, सो दैट इन द एंड सर हम यही बोलेंगे कि बाहर के शत्रु के साथ तो हम लड़ रहे हैं सर, पर अंदर जो शत्रु इतने सारे बैठे हुए हैं, उसके साथ लड़ना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इनविजिबल शत्रु है, कहाँ पर है, कैसा बैठा हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों को भी 100%, जिस तरह से हम अपेक्षा करते हैं कि 100 बार हम कामयाब रहे आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए, तो हमको भी 100 बार 100% देना पड़ेगा। हमारे आजू-बाजू क्या चल रहा है, कौन रह रहा है, कैसे कर रहा है, तभी जाके सर कुछ हो सकता है अभी। अदरवाइज़ हाँ, ये सोचना बंद करना चाहिए कि सिर्फ़ ये काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही सही बात कही है, और ये हम सभी की ज़िम्मेदारी है, वी ऑल आर रिस्पांसिबल। और इट इज़ ऑलवेज़ ईज़ी टू आइडेंटिफाई एक्सटर्नल थ्रेट्स। अ, अब हम जो भी लोग हैं सोसाइटी में, जो भी अलग-अलग उसमें हैं, हमें अपने आस-पड़ोस में सभी तरफ केवल अपना घर का लॉक लगा के और घर में बैठ के टीवी देखने तक, या अपने आप को अपने अच्छे कामों तक इन्वॉल्व रखने तक ही काम नहीं चलेगा। हमें भी अपने छोटे ग्रुप ऑफ पीपल जो भी हैं, उनको बना के, हमारे आस-पास कौन रह रहा है, कौन किसने किराए पे कमरा लिया है, उसकी क्या एक्टिविटी है, उस तो हमें निश्चित रूप से ये जाँच-पड़ताल ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी सतर्क रहेंगे, तो ही हम ये घटनाएँ होने से रोकेंगे। और अगर हम भी इसी तरह से रहे कि नहीं जी, मैं तो केवल अपने रूम तक और अपने घर तक मतलब है, तो फिर ये चीज़ें क्योंकि सारा काम सुरक्षा एजेंसियों का ही नहीं है, हम सभी भारतीय हैं, और हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। हमारी ये नैतिक ज़िम्मेदारी है, और ये देश के लिए हमारा ये है, कर्तव्य राइट। बनता है कि उसपे हम अधिक से अधिक अपनी आँखें और हर तरफ सतर्क रहें। तो ये, और कहीं भी हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है या थोड़ा-सा भी सुनने को मिलता है, तो निश्चित रूप से दूसरों, हाँ, जो भी ज़िम्मेदार पदों पे बैठे हुए हैं, उनके साथ अवश्य साझा करें। तो ये निश्चित रूप से होना चाहिए। यस सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, आप आज हमारे साथ जुड़े, और जाते-जाते दर्शकों को फिर से हम यही कहेंगे, बीच में एक चला था ऑल आइज और समथिंग लाइक दैट, हमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। नाउ ऑल आइज शुड बी ऑन दिस पीपल। तो तभी जाके ये सब कुछ जो हो रहा है वो हम रोक पाएंगे। सर सभी दर्शकों को कहेंगे कि आज का हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद सर, जय हिंद सर, वंदे मातरम।
जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस सर, थैंक यू।